करना बाकी रह गया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो बतलाया गया था कि हम लोग बताया था मैंने कि ये पेल्विक रीजन जो होता है, इसी पेल्विक रीजन में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मौजूद होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैक्सिमम पार्ट कहाँ पे रहेगा, पेल्विक रीजन में ही मौजूद रहता है। ये जो है अगर बोन में हटा दिया तो इसी में मैंने पिछले क्लास में बात किया था ओवरी से रिलेटेड बात, जिसको कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम लोग बोलते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन किसको बोला जाता है, तो उसमें मैंने बतलाया था आप लोगों को कि वैसा ऑर्गन जो गैमेट बनाए और गैमेट के साथ साथ सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा, तो उसी को क्या बोला गया था, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड हम लोग बात किए थे। तो एक तो गैमेट का फॉर्मेशन और दूसरा सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन। तो फीमेल का जो ओवरी है, तो मैंने बतलाया था 1 पेयर स्ट्रक्चर ओवरी का है। फीमेल में जो ओवरी होता है कितना होता है, तो 1 पेयर स्ट्रक्चर है। एक लेफ्ट साइड का ओवरी होता है, ये तो है राइट साइड का ओवरी, और इसी को टर्न कर दूं मैं तो इधर जो आपको दिख रहा है ये कौन सा दिख रहा है, लेफ्ट साइड का ओवरी दिख रहा है। तो एक राइट ओवरी और एक लेफ्ट ओवरी। इसके अलावा ढेर सारा एसेसरी डक्ट से रिलेटेड हम लोग को बात करना है। वैसे तो ओवरी के बारे में और भी बताया था कि 2 to 4 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है ओवरी में। ओवरी में बताया गया था इसका स्ट्रोमा को 2 भाग में बांटा गया है। बाहर की ओर जो रहेगा कॉर्टिकल रीजन कहलाता है, और अंदर में जो होता है वो मेडुला कहलाता है। तो उसी कॉर्टिकल रीजन में क्या होता है, जर्मिनल सेल, उसी कॉर्टिकल रीजन में जर्मिनल सेल रहता है। प्लस ओवरी में मैंने बताया था कि लिगामेंट रहता है, सस्पेंसरी लिगामेंट, जो इसको क्या करता है, होल्ड करके रखता है। ओवरी को होल्ड करने का काम कौन करता है, सस्पेंसरी लिगामेंट सब करता है। फिर बताया था कि 1 एसेसरी ग्लैंड में कि इसमें 1 पेयर फ्लैपियन ट्यूब मौजूद होता है फीमेल में। फ्लैपियन ट्यूब जो होता है यूट्रस और ओवरी को कनेक्ट करने का काम करता है। यूट्रस बोले तो बच्चेदानी, और ओवरी जहां पे ओवा का प्रोडक्शन होगा, ये दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, फ्लैपियन ट्यूब। फ्लैपियन ट्यूब दोनों को कनेक्ट करेगा। फिर मैंने बताया था कि फ्लैपियन ट्यूब 1 पेयर स्ट्रक्चर है। और फिर बात किया गया था यूटरस के बारे में। यूटरस जो बताया गया था, जिसको हम लोग क्या बोले थे, बच्चेदानी इसी को बोलते हैं। ये जो पार्ट है ये क्या है, यूटरस वाला पार्ट है। तो यूटरस वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को बता रखा है कि यूटरस में ऊपर का पार्ट, ये वाला जो पार्ट है जहां पे फ्लैपियन ट्यूब इंसर्ट करता है, इससे ऊपर का जो पार्ट होता है, इस बात को क्या बोला जाता है, फंडस। जिस जगह फ्लैपियन ट्यूब इंसर्ट करता है उसके ऊपर का पार्ट क्या कहलाता है, फंडस रीजन। ठीक, ये फंडस रीजन है। बाकी जो नीचे वाला पार्ट होता है बॉडी। लेकिन क्या है कि बॉडी में 2 बात है, इसका जो टिप पार्ट है ये सर्विक्स कहलाता है, सर्विक्स, और ये पार्ट मेन बॉडी वाला पार्ट हो जाता है। तो ये 3 पार्ट में इसको एक्चुअली बांट दिया गया है। और सबसे नीचे जो है ये ट्यूब लाइक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजाइना। नहीं, एसेसरी डक्ट की जो हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे क्या बात करेंगे, फिर वेजाइना। तो हम लोगों को इसी वेजाइना के बारे में डिटेल बात करना है, वेजाइना। और फिर हम लोग जो बात करेंगे, जो ऊपर से ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको क्या बोलता है, भलवा वाला रीजन बोला जाता है, भलवा। तो ये भलवा वाला रीजन हो जाएगा। फिर भलवा में भी हम लोग बात करेंगे तो बाहर से लेबिया मेजोरा होता है, ये वाला लेबिया माइनोरा कहलाता है, ये वेस्टिबुलर रीजन कहलाता है। फीमेल का वेस्टिबुलर रीजन में 2 ओपनिंग है, नीचे के साइड जो ओपनिंग होता है ये बर्थ कैनाल या वेजाना के नाम से जाना जाता है। और ऊपर की ओर जो हम लोग बात करेंगे ये वाला पार्ट, ये कहलाता है यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रा। और जहां पे 2 लेबिया माइनोरा आपस में आके जुड़ता है, ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, क्लाइटोरिस, क्लाइटोरिस कहलाता है। और इसको कवर क्या हो रहा था, प्रीप्यूस, इसी को कवर क्या हो रहा था, क्या, प्रीप्यूस जो होता है इसको क्या करता है, कवर करके रखता है। तो इसी के बारे में हम लोग को मेनली बात करना है। तो हम लोग जो रिप्रोडक्शन में बात करते हैं, तो रिप्रोडक्शन में क्या है कि ये भेजाना जो है ये क्या है, बर्थ कैनाल से रिलेटेड है। ये जो होता है पार्ट क्या हम लोग बोलते हैं, बर्थ कैनाल वाला पार्ट बोलते हैं। भेजाना में जो हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जो यहाँ पे फीमेल के भेजाना से सिम्बायोटिकली एसोसिएटेड रहता है। इसके भेजाना में, फीमेल के भेजाना में मौजूद होता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया का जो नाम है डॉर्डेलिन बेसिलाई या लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस। बैक्टीरिया जो फीमेल के भेजाना में सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के रखता है, तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस या
डॉर्डेलिन बेसिलाई नाम का बैक्टीरिया है जो फीमेल के वेजाना में सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के रहता है। फिर फीमेल के वेजाना में क्या हो जाता है कि इसी में लैक्टिक एसिड जो होता है, लैक्टिक एसिड एक्चुअल में ग्लाइकोजन को वो तोड़ देता है किसमें, लैक्टिक एसिड में, या यूं कहिए कि ग्लाइकोजन को पचा देता है, डाइजेस्ट करेगा, लैक्टिक एसिड बना देता है। लैक्टिक एसिड बनने से फायदा फीमेल को ये हो जाता है कि फीमेल के वेजाइना का पीएच डाउन हो जाता है। फीमेल के वेजाइना का जो पीएच होता है, पीएच 4 to 5 होता है, एसिडिक पीएच कहलाता है। पीएच अगर 7 से डाउन गया तो वो पीएच एसिडिक पीएच कहलाएगा। तो फीमेल का जो वेजाइना है इसका जो पीएच हो जाता है लैक्टिक एसिड के कारण इसका 4 to 5 पीएच होता है। और पीएच डाउन होने से फीमेल को फायदा क्या है, फीमेल को फायदा यह है कि पीएच डाउन होने के कारण कि उसके वेजाइना में कोई दूसरा बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाता। पीएच डाउन होने के कारण ये दूसरे बैक्टीरिया को ग्रो करने से इसको रोक दिया जाता है वेजाइना में। अगर पीएच डाउन न हो तो क्या होगा, अगर पीएच डाउन नहीं होगा तो क्या होगा कि यहाँ ढेरों तरह का अलग अलग टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बहुत सारा पैथोजेनिक बैक्टीरिया यहाँ पे आके ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। पैथोजेनिक बैक्टीरिया अगर ग्रो करेगा तो वो दिक्कत काउज कर देगा, इरिटेशन काउज करेगा, नहीं इचिंग काउज कर देगा, और भी अंदर में घाव बना सकता है, इन्फेक्शन काउज कर देगा, यूट्रस तक कोई इन्फेक्शन जा सकता है, सर्विक्स में कनेक्ट हो जाएगा, यूट्रस में चला जाएगा, तो दिक्कत करवा देगा। अगर पीएच वेजाइना का डाउन न रहे तो क्या होगा कि दूसरा जो बैक्टीरिया है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया सब, वो यहाँ पे आसानी से ग्रो कर जाएगा। क्योंकि वेजाइना जो होता है हमेशा मॉइस्ट है, वेजाइना की जो बात करें ये हमेशा मॉइस्ट होता है। तो बैक्टीरिया को मॉइस्ट प्लेस जरूरी है, बैक्टीरिया को मॉइस्ट प्लेस चाहिए, बैक्टीरिया को डार्क प्लेस चाहिए। तो वेजाइना जो होता है वो डार्क प्लेस में आ जाता है, प्लस फूड भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। तो फूड भी मिल गया, जगह भी मिल गया रहने के लिए, और जगह फेवरेबल हो गया। अंधेरा बैक्टीरिया ये सब जो है या फंगस ये सब की जो हम लोग बात करते हैं, फंगस ये सब तुरंत में यहाँ पे ग्रो कर जाएगा वेजाइना में, सिर्फ बैक्टीरिया ही नहीं फंगस का भी ग्रोथ हो जाएगा, तो दिक्कत करवा देगा। तो इसीलिए वेजाइना का पीएच को क्या करता है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस नाम का जो बैक्टीरिया है, या उसी का नाम है डॉर्डेलिन बेसिलाई, जो कि क्या करता है वेजाइना के पीएच को कम करके रखता है, जिसके कारण फीमेल को इन्फेक्शन नहीं होता। और यही रीजन है कि बोला जाता है कि ये बैक्टीरिया जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के रखता है। बच्चों एक दो टर्म आता है, जैसे सर्जिकली अगर रिमूव कर दिया जाए यूट्रस को, ये जो यूट्रस है मान लीजिए पूरा यूट्रस को ही हटा दिया जाए, नहीं तो यूट्रस को कब हटाएगा, जब बच्चेदानी में प्रॉब्लम आने लगता है। ज्यादातर केस में सर्विक्स के का कैंसर फीमेल में होता है। इंडिया में सर्वाइकल कैंसर बड़ा कॉमन है। इंडिया के फीमेल की अगर बात करें तो सर्वाइकल कैंसर बहुत ही ज्यादा कॉमन है, और अगर सर्विक्स में कैंसर हो गया तो दिक्कत करेगा, ब्लीडिंग होना स्टार्ट करेगा। वेजाइना का एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, मालूम चलेगा स्मेल चेंज हो गया, और इन्फेक्शन काउज हो जाएगा, और कैंसर हुआ तो मरवा देगा। अगर कैंसर डिटेक्ट हो जाता है कि सर्वाइकल कैंसर है या सर्विक्स में आने वाले टाइम में कैंसर हो जाएगा, डॉक्टर को अगर ये पता चल गया तो डॉक्टर सलाह देता है कि आप अपना जो सर्विक्स पूरा बच्चेदानी है, इस पूरा बच्चेदानी को ही निकलवा लो। और बच्चेदानी को बाहर निकालना, यूट्रस को बाहर निकालना हिस्टेरा कहलाता है। हिस्टेरा सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है। वैसे ज्यादा एज की जो फीमेल है, अगर कोई फीमेल है और वो उसको मान लीजिए 2-4 बच्चा हो गया है, अब उसको चाइल्ड नहीं चाहिए, कोई फीमेल है अब उसको चाइल्ड नहीं चाहिए, जितना चाइल्ड था होना था हो गया, और चाइल्ड जो हो रहा है लास्ट वाला चाइल्ड, उसके बाद अगर चाइल्ड नहीं चाहिए और चाइल्ड जो हो रहा है अगर वो सिजेरियन चाइल्ड है, तो आज के डेट में लोग क्या करते हैं कि जिस समय सिजेरियन करता है उसी समय इसको पूरा बच्चेदानी को ही निकलवा देते हैं। इंडिया में ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज हो रहा है कि अगर चाइल्ड नहीं चाहिए और चाइल्ड सिजेरियन है, तो सिजेरियन है तो लास्ट चाइल्ड को काट के ही निकालेगा, उस समय ऑपरेशन होता ही है, तो एक साथ दोनों काम हो जाता है, बच्चे को भी निकाल दिया जाता है और सर्जिकली इसको रिमूव कर दिया जाता है। और जैसे सर्जिकली रिमूव करेगा यूट्रस को,
इसी बात को क्या बोला जाएगा? हिस्टेरा। सर्जिकली रिमूव यूट्रस, जो रिमूव करता है, हिस्टेरेक्टोमी। यूट्रस के लिए क्या आ जाता है? यूट्रस, जिसको बोलता है हिस्टेरा, और इसको निकाला तो हिस्टेरेक्टोमी। नहीं तो सर्जिकली इसको रिमूव किया जाता है। बच्चों, फीमेल का जो यूट्रस है, क्या बच्चेदानी की बात करें तो इसमें 3 लेयर होता है। इसमें अगर लेयर की बात करें तो 3 लेयर होता है। जो बाहर से लेयर होता है, बाहर से, इसको क्या बोला जाता है? बाहर वाला पेरीमेट्रियम कहलाता है। बीच में जो ये मस्कुलर वाला दिख रहा है, इसको बोला जाता है मायोमेट्रियम। ये जो है मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर ये जो लाइनिंग आपको दिख रहा है, ये इंडोमेट्रियम कहलाता है। फीमेल का मेंसुरेशन या मेंसुरेशन का होना, मेंसुरल साइकिल का होना, वो इंडोमेट्रियम का प्रॉपर्टी है, इनर लाइनिंग का प्रॉपर्टी है। तो मैंने बताया कि इसमें क्या है? 3 है। जो बाहर से है, बाहर से जो रहता है तो उसको क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। चारों साइड से पेरीफेरी में, जो चारों साइड से लेयर अगर गौर से देखे तो एक हल्का सा ज्यादा डार्क लेयर यहाँ पे चारों साइड से मौजूद है, तो इसको क्या बोल दिया जाता है? पेरीमेट्रियम। बीच वाला जो है, ये बीच वाला जो दिख रहा है, इसी को बोला जाता है क्या? मायोमेट्रियम। ये जो बीच वाला पोर्शन है, इसको बोला जाता है मायोमेट्रियम, मस्कुलर होता है। और सबसे अंदर वाला जो पोर्शन हो जाता है, इसको क्या बोला जाता है? इंडोमेट्रियम के नाम से जाना जाता है। तो 3 भाग में बांट दिया गया, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और इंडोमेट्रियम। इंडोमेट्रियम जो है, इसका थिकनेस बढ़ता और घटता रहता है। फीमेल का जो मेंसुरेशन है, मेंसुरल साइकिल की बात करें तो जो 28 डेज का मेंसुरेशन होता है, तो उसमें क्या होता है? इसका थिकनेस बढ़ता और घटता रहता है। जिस समय ब्लीडिंग फेज हो रहा होता है, आफ्टर ब्लीडिंग इसका थिकनेस सबसे कम होता है। लेकिन जैसे ब्लीडिंग फेज खत्म होता है तो इंडोमेट्रियम का थिकनेस धीरे धीरे, उसका वाल फिर से बनना स्टार्ट होता है। एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन है जो इसके वाल को बनवाने में हेल्पफुल है। एस्ट्रोजन इसके वाल को बनवाने में हेल्पफुल है। होता क्या है कि जैसे मेंसुरेशन खत्म होता है, उसके बाद एस्ट्रोजन का लेवल फीमेल में बढ़ना स्टार्ट होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल फीमेल में 14 डेज, 14वां दिन, मेंसुरल साइकिल का 14वां दिन जो है, उस दिन क्या होता है कि उसका लेवल फीमेल में एस्ट्रोजन का ज्यादा होता है। तो जिस समय एस्ट्रोजन ज्यादा होता है, उस समय फीमेल में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होता है। फीमेल का ये दोनों हार्मोन जस्ट अपोजिट चलता है। एस्ट्रोजन अगर ज्यादा है तो गारंटी है प्रोजेस्टेरोन कम है। और आफ्टर ओवुलेशन, जब ओवा बाहर आ जाता है, जब ओवा ओवरी को छोड़ के फ्लैपियन ट्यूब में आ जाता है, जब ओवा जो है ग्रेफियन फॉलिकुलर को रप्चर करके बाहर आ जाता है, तो जो ग्रेफियन फॉलिकल होता है उसी का नाम दिया जाता है कॉर्पस लूटियम। और जैसे बनता है कॉर्पस लूटियम, वो सिंथेसिस करना स्टार्ट करता है प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन का। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जिसको प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है, ये इंडोमेट्रियम का जो थिकनेस एस्ट्रोजन जो बढ़ा के रखा था, उसको मेंटेन भी करेगा, उसको चिपचिपा बना के रखता है, इम्प्लांटेशन के लिए उसको तैयार करवा के रखता है। इंडोमेट्रियम जो है, उसको क्या करता है? इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करवा के रखता है। और इतना ज्यादा इसको चिपचिपा बना देता है कि वो सर्विक्स होते हुए, इवन वेजाइना होते हुए बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। नहीं, वेजाइना होते हुए बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। और ये सर्विक्स, इसका जो है, वो जो इसका जो सिक्रेशन आता है एस्ट्रोजन का, तो वो सर्वाइकल म्यूकस को थिक भी बना देता है। ये क्या करता है? सर्वाइकल म्यूकस को थिक बना के रखता है। तो ये चीज है। और इसी का मैंने बताया कि इंडियन फीमेल में सबसे ज्यादा जो होता है सर्वाइकल कैंसर होता है। लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड फीमेल की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर मैंने जो पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि ब्रेस्ट कैंसर पूरे वर्ल्ड वाइड अगर बात किया जाए तो ह्यूमन फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा होता है। नहीं, जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया भी था ब्रेस्ट कैंसर को कैसे डिटेक्ट किया जाए। एक टर्म बताया गया था सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, कि अगर कोई बच्ची एडल्ट हो गई, एडल्ट स्टेज में है, तो वो अपने से अपने ब्रेस्ट का एग्जामिन कर सकती। नहीं तो ढेरों बात उसमें बताया था कि ब्रेस्ट का शेप साइज डिफॉर्म करना, ब्रेस्ट में पेन होना, नहीं ब्लीडिंग का आना, लिक्विड का निकलना। उसी तरह से सर्वाइकल कैंसर, इस सब में भी क्या होता है? ब्लीडिंग हो जाता है, स्मेल का चेंज हो जाना, नहीं इरिटेशन होना,
दर्द देना, ये सब क्या है, पहचान है सर्वाइकल कैंसर का। और उधर ब्रेस्ट कैंसर। और मेल में मैंने बताया था, मेल का, इंडियन मेल में जो सबसे ज्यादा कैंसर होता है वो माउथ कैंसर होता है, क्योंकि टोबैको च्यूइंग यहाँ का सबसे कॉमन चीज है। बच्चा जन्म लेके खड़ा नहीं होता है, गांव सब में जाके लीजिए, छोटा छोटा है, 5 साल 10 साल 12 साल का, और खैनी खा रहा है। तो टोबैको च्यूइंग माउथ कैंसर के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है। पूरे वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो मेल का प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर ज्यादा होता है, मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर ज्यादा होता है। तो खैर कैंसर पढ़ाया था तो यहाँ पे कनेक्ट कर दिया आप लोगों को, है ना। तो आप ये 4 डाटा याद रखना है, क्या, ह्यूमन फीमेल में पूरे वर्ल्ड वाइड ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा होता है, नहीं, ब्रेस्ट कैंसर। और इंडिया में सर्वाइकल कैंसर। इंडिया में ज्यादातर फीमेल जो सर्वाइकल कैंसर से मारी जाती है, उसके पीछे का मेन रीजन है लाज और शर्म, कि वो किसी को बताती नहीं है, नहीं, या कैंसर से जो मरती है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर ही सभी जो हुआ, तो लाज शर्म के बारे में वो किसी को बता ही नहीं, और वही कैंसर बढ़ जाएगा तो मारी जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करता है, जानता है कि आगे चल के ये दिक्कत करवाएगा, तो हिस्टेरेक्टोमी करवा देता है, सर्जिकली रिमूव करवा देता है। फिर हम लोग जो आगे बढ़े, तो आगे जो फीमेल में ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, जिसको मैंने क्या बताया, वेजाइना। ये क्या होता है, वेजाइना मस्कुलर होता है, हाईली मस्कुलर होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। अप्रॉक्स लेंथ की अगर बात करें तो 8 सेंटीमीटर के आसपास का इसका लेंथ होता है, लेंथ की जो बात करें। वेजाइना का जो अंदर से वॉल होता है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है। अब क्वेश्चन है कि सर क्या है स्ट्रेटिफाइड, क्या है स्क्वामस, और क्या है एपिथेलियम। नहीं, तो यहाँ पे जो टर्म यूज कर रहा है, क्या टर्म यूज कर रहा है, वेजाइना का जो वाल है, जैसे मान लीजिए ये वेजाइना है, इसी का वाल के बारे में बात कर रहे हैं। तो वेजाइना का जो ये वाल है, ये कह रहा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का। तो टर्म जो है, पहले टर्म लिख देता हूं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, और देन क्या बोल रहा है, एपिथेलियम। नहीं, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टी लेयर, मल्टी लेयर। स्क्वामस शेप को बता रहा है, शेप, इस शेप का मल्टी लेयर होगा। और क्या बोल रहा है, एपिथेलियम। तो इसमें भी 2 टर्म है, एक टर्म है ईपी प्लस थीलिया या थीलियम। ईपी मतलब होता है अपॉन, और थीलिया का मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू। मतलब अगर इसका पूरा मीनिंग देखा जाए तो जो वेजाइना है, वेजाइना, उसमें क्या होता है, ब्लड सप्लाई होगा, उसमें क्या होगा, यहाँ ब्लड सप्लाई होगा, तो वही कनेक्टिव टिश्यू हो गया। ब्लड सप्लाई है मतलब उसको बोल दीजिए कि आप कनेक्टिव टिश्यू है वहां। और इसी कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर स्क्वामस शेप का एपिथेलियम है, तो इसके ऊपर रहेगा। लेकिन ये क्या होता है, मल्टी लेयर होता है, स्ट्रेटिफाइड है। तो स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या बोला, मल्टी लेयर, ये तो सिंगल लेयर है। ऐसा ऐसा सैकड़ों लेयर मौजूद होता है, वेजाइना का वाल इसी से मिलके बना होता है। इस तरह का सैकड़ों लेयर मिलके वेजाइना का वाल को बनाता है। और यही रीजन है, यही रीजन है कि जो वेजाइना जो है हाईली स्ट्रेचेबल नेचर का होता है। वेजाइना जिसको हम लोग बर्थ कैनाल के नाम से भी जानते हैं, ये हाईली स्ट्रेचेबल नेचर का होता है, क्योंकि ये किसका बना हुआ है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का बना हुआ। स्ट्रेचिंग कैपेसिटी इसका बहुत ही जबरदस्त होता है, जस्ट लाइक रबर की तरह। होता क्या है, एक वेजाइना जिसमें सिंगल फिंगर इंसर्ट करना भी मुश्किल होता है, नहीं, उसी वेजाइना से आसानी से बेबी का बर्थ हो जाता है, चाइल्ड का बर्थ हो जाता है। चाइल्ड का बर्थ होने के लिए चाइल्ड का जो सर होता है, हेड होता है, अप्रॉक्स 8 से 10 सेंटीमीटर का होता है। तो सोचिए जहां पे 1 से 1.5 सेंटीमीटर का फिंगर भी इंसर्ट करना मुश्किल है, वहां इसको 8 से 10 सेंटीमीटर डायलेट होना पड़ जाता है। तब जाके क्या होगा कि बाहर आएगा बेबी, तब जाके। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ सर्विक्स जो था उसको भी डायलेट होना रहता है। सर्विक्स में तो और भी छोटा होता है, सर्विक्स तो और एकदम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है इस तरह से सर्विक्स,
बच्चेदानी का मुंह जो हम लोग बात करते हैं, इस तरीके से होता है। तो इस सर्विक्स का भी जो सर्वाइकल केनाल है, जो कि बहुत ही छोटा पोर होता है, इसको भी अच्छा खासा डायलेट होना जरूरी है, तभी जाके बेबी बाहर निकल के आएगा। तो वेजाइना मस्कुलर हो गया, हाईली मस्कुलर हो गया, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का बना होता है। और ये जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होता है, ये कैसा नेचर का है? तो नॉन केरेटनाइज। क्या लिखता है? ये कैसा है? नॉन केरेटनाइज है। इसका मतलब क्या होता है? ये नॉन केरेटिनाइज्ड। ये जो भेजाना होता है क्या होता है? नॉन केरेटिनाइज। बच्चों केरेटिन जो है ना, एक तरह का प्रोटीन है जो वाटर रिपेलेंट होता है। जैसे हम लोग का हेयर में केरेटिन है, एक सिंगल हेयर को तोड़ लीजिए, पानी में डुबा दीजिए, उसको झाड़ दीजिए, हेयर सूखा हुआ ही रहेगा। आप अपना नेल को लीजिए, पानी में डाल दीजिए और झाड़ दीजिए, नेल सूखा हुआ ही रहेगा, क्योंकि केरेटिनाइज है। वेजाइना को हमेशा मॉइस्ट बना के रखना जरूरी है, इसीलिए वहां क्या होता है? नॉन केरेटिनाइज होता है। वहां का जो टिश्यू होता है उसमें केरेटिन का डिपोजिशन नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कि नॉन केरेटिनाइज होता है। वेजाइना में किसी भी तरह का कोई ग्लैंड मौजूद नहीं होता है। वेजाइना के अंदर कोई ग्लैंड मौजूद नहीं होता है, लेकिन वेजाइना के बाहर, जैसे ये वेजाइना है, ये वेजाइना हो गया, ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर जो है, इसके बाहर दो बार्थोलिन ग्लैंड मौजूद होता है। जस्ट बाहर क्या होता है? बार्थोलिन ग्लैंड मौजूद होता है। अब 3D का 2D में दिखा रहा हूं, तो मैं ऊपर नीचे ऐसे करके दिखा दे रहा हूं। ये बार्थोलिन ग्लैंड है यहाँ पे। वेजाइना के बाहर क्या है? बार्थोलिन ग्लैंड मौजूद होता है। तो आप लोग से मेडिकल में बार बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि वेजाइना में किसी भी तरह का ग्लैंड होता है या नहीं। तो वेजाइना में किसी तरह का कोई ग्लैंड नहीं होता है। वेजाइनल ओरिफिस, जैसे बाहर से जो भलवा हम लोग देखेंगे, तो यहाँ जो वेजाइना हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसी में यहाँ पे क्या होता है? बार्थोलिन ग्लैंड होता है। बार्थोलिन ग्लैंड लुब्रिकेंट सिक्रेट करता है। कपुलेशन के समय इस लुब्रिकेंट का बहुत ही बड़ा रोल है। जब तक बार्थोलिन फीमेल में एक्टिवेट नहीं होगा, जब तक वेजाइना को लुब्रिकेंट नहीं करेगा, तो पेनिस इंसर्ट नहीं होगा, कपुलेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो बार्थोलिन ग्लैंड का सिक्रेशन होना बहुत ही जरूरी है। बच्चों वेजाइना के अंदर अप्रॉक्स 1 इंच अगर अंदर बात किया जाए, 1 इंच अंदर की अगर बात करें, तो एक यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है, पार्शियली कवर होता है, झिल्ली की तरह होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर, और इसमें एक छोटा सा सेंटर में पोर होता है, और इसी को बोला जाता है हाइमेन। यही जो स्ट्रक्चर यहाँ पे है, इसी का नाम क्या दिया जाता है? 1 इंच डेप्थ में प्रेजेंट होता है, हाइमेन के नाम से जाना जाता है। अगर हाइमेन को बाहर निकाल के आप देखोगे तो ये इस तरह से दिखेगा, हाइमेन इस तरह से दिखेगा आपको। सेंटर में पोर होता है नहीं, और ये इधर से कनेक्टिव टिश्यू सब इसको कनेक्ट किया हुआ रहेगा। ये हाइमेन है, ये हाइमेन। हाइमेन का होना ये वर्जिनिटी सिंबल है। फीमेल वर्जिन है कि नहीं, तो ये हाइमेन से ही पता किया जाता है। लेकिन आपको बता दूं, ये ट्रू वर्जिनिटी सिंबल नहीं है। हाइमेन कितना डेप्थ में रहता है? तो ओनली 1 इंच। हाइमेन का जो डेप्थ की बात करेंगे तो केवल 1 इंच अंदर हाइमेन मौजूद होता है, 1 इंच, 1 इंच, 1 इंच अंदर हाइमेन मौजूद होता है। और हाइमेन का होना ट्रू वर्जिनिटी सिंबल नहीं है। पहले के टाइम में इसको वर्जिनिटी सिंबल की तरह देखा जाता था, लेकिन अब इसको ट्रू वर्जिनिटी सिंबल नहीं माना जाता है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल है, जैसे जो हॉर्स राइडिंग करती है तो उसका हाइमेन रप्चर हो जाता है, साइकिलिंग करती है तो उसका हाइमेन रप्चर हो जाता है, हाई जंप लॉन्ग जंप बोले तो एथलीट है तो हाइमेन रप्चर हो जाता है, अगर कमर के बल जोर से कभी गिर गई हो, हाइमेन रप्चर हो जाता है। तो इसीलिए अब इसको ट्रू वर्जिनिटी सिंबल की तरह नहीं देखा जाता है। वैसे वेजाइना से किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं, वेजाइना में अगर किसी भी चीज को इंसर्ट किया जाए तो जनरली ये हाइमेन रप्चर हो जाता है। वेजाइना में किसी भी तरह से छेड़छाड़ हो तो ये क्या होगा? हाइमेन रप्चर हो जाता है। और हाइमेन जो रप्चर होगा
तो क्या होता है कि ब्लीडिंग हो जाता है। जनरली क्या होता है, फर्स्ट सेक्सुअल क्वाइटस ह्यूमन फीमेल के लिए, फर्स्ट सेक्सुअल क्वाइटस की जो बात करें ह्यूमन फीमेल के लिए क्या हो जाता है, पेनफुल हो जाता है। उसके पीछे का रीजन है कि इस तरह से ये जो हाइमेन है, तो हाइमेन में बीच में ये छोटा सा पोर होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो यहीं से बाहर आता है, और हाइमेन देखिए चारों साइड से क्या है, कनेक्टेड है वाल से। तो जो फर्स्ट सेक्सुअल क्वाइटस होता है, जब पेनिस इंसर्ट होगा वेजाइना में, तो वो क्या करेगा, हाइमेन को रप्चर कर देगा, और हाइमेन इस तरह से रप्चर हो जाएगा। और इस तरह से जो रप्चर होता है, तो ये सब क्या है, इधर इधर सबसे वाल से जहां से कनेक्टेड था, तो चारों साइड से कहिए कि ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको बोलता है ब्लीडिंग का होना। और यही रीजन है कि बोला जाता है ह्यूमन फीमेल में फर्स्ट सेक्सुअल क्वाइटस की बात करें तो वो क्या हो जाता है, पेनफुल हो जाता है। नहीं, तो ये हाइमेन के बारे में बताया। इसी में एक बार्थोलिन ग्लैंड भी बताया, तो उसको भी दिखाई देता होगा शायद। ये बार्थोलिन ग्लैंड की हम लोग जो बात करते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड, तो बार्थोलिन ग्लैंड जैसे ये वेजाइना है, ये जो हम लोग बात करते हैं वेजाइना है, वेजाइना के दोनों साइड, वेजाइना के अंदर कोई भी ग्लैंड नहीं है, लेकिन वेजाइनल ओरिफिस के दोनों साइड अगर बात किया जाए तो वहां पे क्या मौजूद है, बार्थोलिन ग्लैंड मौजूद है, जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है फीमेल में, तो बार्थोलिन एक्टिवेट हो जाता है, और ये बार्थोलिन क्या करेगा, इसका लुब्रिकेशन इसके अंदर आ जाएगा, और ये वेजाइना को क्या करता है, लुब्रिकेंट बनाने का काम करता है। क्लियर है? आइए आगे एक्सटर्नल जेनेटेरिया पे आते हैं। एक्सटर्नल जेनेटेरिया के बारे में बात करें तो ह्यूमन फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटेरिया जो होता है उसको भलवा के नाम से भी हम लोग जानते हैं। बाहर से जो इस तरह से देखा जाए तो यही क्या कहलाता है, भलवा, भलवा का नाम दिया जाता है इसको। ये जो भलवा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो भलवा में क्या हो जाता है कि बाहर से स्किन मौजूद होता है, स्किन इसको इस तरह से कवर किया नहीं, और ये स्किन जो होता है ये थिक होता है, मोटा सा स्किन ये होता है, और यही जो बाहर का स्किन ये होता है, इसी को बोला जाता है लेबिया मेजोरा, या मेजोरम के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है, लेबिया मेजोरा या मेजोरम के नाम से जाना जाता है। फिर अंदर में ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, अंदर वाला पार्ट, ये होता है लेबिया माइनोरा के नाम से जाना जाता है। लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, पतला सा स्ट्रक्चर होता है, और ये ऊपर में जाके कनेक्ट होता है, ऊपर जाके दोनों ज्वाइंट हो जाता है, और जिस पोजीशन पे, जिस जगह ज्वाइंट होता है वहीं पे फिंगर लाइक एक प्रोजेक्शन मौजूद होता है, जिसको बोला जाता है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस को बोला जाता है मेल का ग्लांस पेनिस, और फीमेल का क्लाइटोरिस होमोलोगस ऑर्गन है। होमोलोगस के बारे में मैंने पहले भी आप लोग को बता रखा है, सिमिलर ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन। तो एक क्लाइटोरिस जो है ये ग्लांस पेनिस का होमोलोगस होता है। मेल का जो ग्लांस पेनिस बतलाया था तो हाईली वेस्कुलर होता है। मेल का ग्लांस पेनिस पे नर्व एंडिंग बहुत ही ज्यादा मौजूद होता है। सेम उसी तरह से फीमेल का जो क्लाइटोरिस है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, हाईली वेस्कुलर होता है और हाईली सेंसिटिव होता है, क्योंकि यहाँ पे नर्व एंडिंग इस पे ज्यादा होता है। नर्व एंडिंग की जो बात करें यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा होता है, तो ये हाईली सेंसिटिव भी होता है क्लाइटोरिस। फीमेल का ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करवाने के लिए ये हेल्पफुल है क्लाइटोरिस, और ऊपर से प्रीप्यूस जो इसको कवर करके रखता है। नहीं, कुछ धर्म में इसी फीमेल का इस क्लाइटोरिस को काट दिया जाता है, नहीं, फीमेल का इस क्लाइटोरिस को काट दिया जाता है। मिस्र सब की जो बात करें तो फीमेल का क्लाइटोरिस काट दिया जाता है, नहीं, सरकमसीजन जो हम लोग बोलते हैं, सरकमसीजन। तो मेल का जो होता है, मेल का सरकमसीजन की जो बात करें, खतना जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है, 4 स्किन को काटा जाता है, 4 स्किन को काट के हटाता है। नहीं, तो ये सब मिस्र से है, और फीमेल में क्लाइटोरिस को ही हटा दिया जाता था। अब कहेगा क्लाइटोरिस क्यों हटाया, क्या रीजन था? क्लाइटोरिस इसलिए हटाता था कि वहां के लोगों का यह मानना था कि फीमेल एक्साइटेड ना हो, फीमेल एक्साइटेड ना हो, या उसका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इससे एक्साइटेड ना हो जाए। बच्चों, क्लाइटोरिस का साइज डिपेंड करता है फीमेल के हार्मोन पे। अगर फीमेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का इंजेक्शन दे दिया जाए
तो क्लाइटोरिस जो बहुत ही छोटा है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वो बाहर में आ जाएगा, बड़ा सा फिंगर की तरह निकलना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये होता है क्लाइटोरिस। तो फीमेल में जो बात करें तो बताया कि भल्वा वाला रीजन में लेबिया मेजोरा, और उसी मेजोरा पे प्यूबिक हेयर सब मौजूद होगा। लेबिया मेजोरा पे क्या मौजूद होगा? प्यूबिक हेयर, जिसको क्या बोलते हैं? प्यूबिक हेयर। नहीं, जैसे मैं बना के दिखाऊं अगर आपको इस तरीके से, तो जैसे ये मान लीजिए इस तरह से है, भल्वा वाला रीजन के बारे में बात कर रहे हैं। तो भल्वा वाला रीजन में क्या हो गया? ये तो वेजाइना हो गया, और ऊपर में यूरिथ्रल ओपनिंग है, फीमेल में 2 ओपनिंग होता है। और ये वाला सब जो रीजन है ये वेस्टिबुलर रीजन है। ये क्या है? वेस्टिबुलर रीजन जो हमेशा मॉइस्ट रहता है। और इसी में यहाँ पे इस तरह से अरेंजमेंट होता है लेबिया माइनोरा का। यहाँ इस तरह से अरेंजमेंट होता है लेबिया माइनोरा का, और जिस जगह ये दोनों टच होता है यहीं पे क्या होता है? क्लाइटोरिस। और इसी क्लाइटोरिस को कवर क्या हो रहा था? हुड या प्रीप्यूस के नाम से हम लोग जानते हैं। और बाहर से जो होता है लेबिया मेजोरा बोला जाता है, ये मेजोरा है। और यही लेबिया मेजोरा जहां पे आप बोल सकते हो कि प्यूबिक हेयर सब मौजूद रहता है। इधर भी यहाँ पे प्यूबिक बोन होता है, तो प्यूबिक बोन के पास प्यूबिक हेयर एडल्ट कंडीशन में जब फीमेल आती है, नहीं, तो यहाँ पे हेयर लाइक इस तरह से प्यूबिक हेयर सब मौजूद होता है। तो ये चीज हो गया। क्लियर है यहाँ तक? नहीं, तो ये लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा एक्सटर्नल जेनेटेरिया से रिलेटेड हम लोग बात की। इसी चीज का यहाँ फिगर बना के दिखाया हुआ है नोट्स में। नहीं, इसी तरह इसी चीज का फिगर यहाँ भी है, इसमें भी सेम वही चीज है। ये वेजाइनल ओपनिंग दिखा रहा है आपको, ऊपर में यूरिथ्रल ओपनिंग दिखा रहा है, और इसी में ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये तो ये क्या है? लेबिया माइनोरा के बारे में बात कर रहा है। और ये जिस जगह पे कनेक्ट हो रहा है ये वाला पार्ट क्लाइटोरिस है, और ऊपर से इसको हुड क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है। और जो स्किन फोल्ड है, ये जो स्किन आपको फोल्डिंग दिख रहा है यहाँ पे इधर से और इधर से, यही लेबिया मेजोरा कहलाता है। प्यूबिक बोन, यहीं पे प्यूबिक बोन होता है, तो यहीं पे प्यूबिक हेयर सब मौजूद रहता है, इवन ये लेबिया मेजोरा तक भी रहता है। नहीं, तो ये चीज हो गया। तो इस तरह से फीमेल का एक्सटर्नल जेनेटेरिया है। क्लाइटोरिस के बारे में बता ही दिया, टीनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। क्लाइटोरिस जो होता है जस्ट लाइक पेनिस की तरह है, होमोलोगस ऑर्गन है। तो पेनिस में याद कीजिए 2 इरेक्टाइल बॉडी के बारे में बात किया था, ऐसे तो 3 है, 2 कॉर्पस कैवर्नोसम और 1 स्पॉन्जियोसम। तो क्लाइटोरिस में भी 2 इरेक्टाइल बॉडी मौजूद होता है। नहीं, यहाँ भी इरेक्टाइल बॉडी सब मौजूद होता है। भलवा किसको बोला जाता है? भलवा जो बोला जाता है मॉन्स पिबिक, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लैटोरिस, ये सबको मिला के क्या बोला जाता है? भलवा नाम दिया जाता है। नहीं, डिड यू नो करके कुछ बात एडिशनल यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि क्लाइटोरिस जो होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम यहाँ भी होता है। और क्लाइटोरिस किसका होमोलोगस है? पहले बता दिया हूं, होमोलोगस टू मेल ग्लांस पेनिस। लेबिया मेजोरा किसका होमोलोगस है? मेल का स्क्रोटम और फीमेल का लेबिया मेजोरा, ये दोनों क्या है? एक दूसरे का होमोलोगस ऑर्गन। हाइमेन जनरली टोन हो जाता है फर्स्ट क्वाइटस में, नहीं, इंटरकोर्स या क्वाइटस जो हम लोग बोलते हैं वो टोन हो जाता है। हाइमेन और भी बहुत तरह से टोन हो सकता है, रप्चर हो सकता है, अगर अचानक से गिर गई हो, नहीं, इंसर्शन हुआ हो, वेजाइनल टेम्पोन जो आता है, नहीं, बाहर में बहुत ज़्यादा क्या होता है कि जो इंडिया में जैसे पैड वेड आता है, ऐसे तो अभी इंडिया में भी वेजाइनल टेम्पोन सब आने लगे। मेंसुरल फ्लो, मेंसुरेशन के ड्यूरेशन में उसको क्या किया जाता है? फीमेल क्या करती है? भेजाना के अंदर उसको इंसर्ट कर देती है, तो मेंसुरल का जो ब्लीडिंग है उसको कहीं रोक के रखता है, नहीं, वो जस्ट लाइक एब्जॉर्ब करता रहता है अंदर में, तो उसको बोला जाता है वेजाइनल टेम्पोन। तो उसके भी इंसर्ट क्या कि 1 इंच अंदर ही हाइमेन है, तो जैसे इंसर्ट करेगी तो क्या हो जाएगा? हाइमेन रप्चर हो जाएगा। स्पोर्ट है, बहुत सारा स्पोर्ट्स है जिसमें कि वेजाइना रप्चर हो जाता है। हॉर्स बैक राइडिंग अगर कर रही है फीमेल, उसमें हो जाएगा, साइकिलिंग सबके केस में हो जाएगा। presence or absence of hymen is not reliable indicator of virginity या sexual experience। बार्थोलिन ग्लैंड किसका होमोलोगस होता है? कॉपर्स ग्लैंड का।
फीमेल का बार्थोलिन ग्लैंड, जो कि मैंने बताया कि वेजाइनल ओरिफिस के दोनों साइड होगा, तो फीमेल का बार्थोलिन ग्लैंड की आप बात कीजिए, या मेल का जो कॉपर्स ग्लैंड है, दोनों होमोलोगस है। मेल का कॉपर्स ग्लैंड मेल का ग्लांस पेनिस और फोर स्किन के बीच लुब्रिकेशन का काम करता है, लुब्रिकेंट बनाता है। और फीमेल का जो बार्थोलिन ग्लैंड है, अगर ये एक्टिवेट हुआ तो फीमेल के वेजाइना को क्या किया जाएगा, लुब्रिकेंट बनाया जाएगा। आइदर साइड ऑफ वेजाइनल ओरिफिस मौजूद होता है, वेस्टिबुलर लुब्रिकेशन का काम करता है। फीमेल का बार्थोलिन ग्लैंड क्या काम करेगा, वेस्टिबुलर लुब्रिकेशन का काम करेगा। बढ़ते आगे, क्लियर है। आता है मेमरी ग्लैंड। ह्यूमन फीमेल में जो बात करें हम लोग, तो ह्यूमन फीमेल में क्या है, वन पेयर मेमरी ग्लैंड थोरेसिक रीजन में मौजूद होता है। ह्यूमन फीमेल की जो बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वन पेयर मेमरी ग्लैंड ह्यूमन फीमेल में मौजूद होता है। कहाँ पे, थोरेसिक रीजन, थोरेक्स। जैसे ये स्केलेटन जो आपको दिख रहा है, अगर मैं स्केलेटन को ले आया तो यही मेमरी ग्लैंड, और थोरेक्स जो है चेस्ट वाला रीजन को कहलाता है। तो वन पेयर मेमरी ग्लैंड मौजूद होता है ह्यूमन फीमेल। मेमरी ग्लैंड का होना मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। मेमरी ग्लैंड का ह्यूमन फीमेल में होना क्या होता है, मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होता है। फंक्शनल मेमरी ग्लैंड जो होता है ह्यूमन फीमेल में होता है। ऐसा नहीं है कि मेमरी ग्लैंड मेल में नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि मेमरी ग्लैंड मेल में नहीं होता है, मेल में भी मेमरी ग्लैंड मौजूद है। नहीं, लेकिन मेल का जो मेमरी ग्लैंड है वो नॉन फंक्शनल है या रूडिमेंट्री है। क्या बोलोगे, नॉन फंक्शनल है या रूडिमेंट्री होता है। लेकिन फीमेल में क्या हो जाता है, ह्यूमन फीमेल की जो बात करें तो वो फंक्शनल होता है। ग्लैंड है जिसको ब्रेस्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं, तो वन पेयर स्ट्रक्चर है, थोरेसिक रीजन में मौजूद होता है। नहीं, मेमरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड को अगर अंदर से देखा जाए, या यूं कहिए कि बाहर का ये जो फैटी टिश्यू है, ये जो फैटी टिश्यू अगर इसको हटा दे तो इस तरह से आपको अंदर में स्ट्रक्चर मेमरी ग्लैंड का दिखेगा ये। और ये सब जो है स्ट्रक्चर, ये क्या है, मेमरी का ग्लैंड है, लोब्स है, ढेर सारा लोब्स मेमरी ग्लैंड में मौजूद होता है। लगभग 15 से 20 लोब ह्यूमन फीमेल के एक मेमरी ग्लैंड में मौजूद होता है। 15 to 20 लोब्स मौजूद होता है। और ये जितना भी लोब्स है ये क्या होता है, कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर टाइप का होता है, कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर टाइप का होता है। क्वेश्चन है सर क्या कंपाउंड, क्या ट्यूबुलो, क्या एल्वियोलर। यहाँ पे जो टर्म यूज हो रहा है इसको समझना है तो मुझे फिगर पे समझाना होगा। मेमरी ग्लैंड, यही मेमरी ग्लैंड के बारे में बात कर रहा है, वन पेयर स्ट्रक्चर है। और मेमरी ग्लैंड में क्या बोल रहा है, इसके अंदर जो लोब है, मेमरी ग्लैंड के अंदर मेमरी ग्लैंड के अंदर जो बच्चों लोब है, या लोब में क्या बोल रहा है, कैसा लोब होता है। पहले तो बोला कि 15 से 20 क्या होगा, मेमरी लोब। नहीं, मेमरी लोब होगा, तो लोब्स होगा। और यही 15 से 20 जो मेमरी लोब्स है सब आपस में कनेक्टेड होता है, सब आपस में है कि लोब सब जुड़ा रहता है आपस में फाइनली, लेकिन सबका पोर अलग अलग होता है। मतलब क्या, जैसे एक लोब की अगर बात करें 15 से 20 में एक, तो कैसा नेचर का है, तो उसका बाय नेचर अगर बात किया जाए तो कंपाउंड होता है, नहीं ट्यूबुलो होता है, एल्वियोलर टाइप का होता है। तो कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वियोलर टाइप का होता है। क्या कंपाउंड ट्यूबुलो, देखिए एल्वोलाई इस तरह के स्ट्रक्चर को बोला जाता है एल्वोलाई, और इस तरह का स्ट्रक्चर को बोला जाता है ट्यूब्यूल। तो ट्यूब्यूल और एल्वोलाई हो गया। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है, एल्वियोलर है, और ये ट्यूब्यूल्स है, तो ट्यूब्यूलो एल्वियोलर। और दोनों अगर आपस में ऐसा वाला और भी जुड़ जाए तो इसी का क्या नाम देगा, कंपाउंड। कंपाउंड मतलब क्या होता है, जोड़ना। इस तरह से ढेर सारा
आपस में क्या होगा, जुड़ा रहेगा, और फाइनली जुड़ के फिर ये कॉमन डक्ट बना देगा इधर। नहीं तो कैसा होता है, कंपाउंड एबिलो-ट्यूबुलर टाइप का यहाँ पे डक्ट मौजूद होता है। यही जो एल्वोलाई है, एल्वोलाई के अंदर इपिथीलियम सेल होता है। एल्वोलाई के अंदर क्या होता है, इपिथीलियम सेल मौजूद होता है, और इपिथीलियम सेल ही मिल्क का फॉर्मेशन करता है जो इस डक्ट में आ जाता है। एपोक्राइन नेचर का होता है ये, एपोक्राइन नेचर का होता है। क्या एपोक्राइन, एपोक्राइन पता है? एपोक्राइन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये सेल है, तो ये सेल मिल्क का जो प्रोडक्शन करता है वो ऐसे होता है। ये सेल आके यहाँ पे क्या करेगा, मिल्क को डाल देगा यहाँ पे, और धीरे धीरे करके क्या होगा कि ये इस तरह से अंदर की ओर धंसता जाएगा, ये ऐसा बन गया, और फाइनली क्या होगा कि ये पूरा यहां से टूट जाएगा और ये अंदर हो गया। नहीं, इस तरह से स्टिक होता है, और यही चीज क्या आया, अंदर में आया, और यही डक्ट सब मिल मिल के फाइनली जो निपल होके बाहर की ओर आता है, मिल्क का सिक्रेशन होता है। नहीं तो यही मिल्क जो फॉर्मेशन हुआ वो क्या होगा, बाहर की ओर आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे जो एल्वोलाई है, एल्वोलाई में इपिथीलियम सेल होता है, और वही इपिथीलियम सेल सिक्रीट करता है क्या, मिल्क को। एल्वोलाई का जो इपिथीलियम सेल है वही मिल्क बना के डाल दिया डक्ट में, वही क्या करता है, मेमोरी ट्यूब्यूल्स में डाल देता है। ये जो है मेमोरी ट्यूब्यूल्स है, ये क्या है, मेमोरी ग्लैंड का ये मेमोरी ग्लैंड का ट्यूब्यूल्स है, तो मेमोरी ट्यूब्यूल्स, और यही जो ट्यूब्यूल सब है इस लोब का ज्वाइन होके बना देता है मेमोरी डक्ट। ये सब जब जुड़ता है तो वही सब बनाएगा, डक्ट कहलाता है। नहीं, यही सब जुड़ के क्या बना देगा, मेमोरी ट्यूब्यूल्स सब जुड़ा, और यही मेमोरी ट्यूब्यूल सब जुड़ के क्या बना देगा, मेमोरी डक्ट का फॉर्मेशन कर देता है। अब क्या है कि ये डक्ट है, ऐसा ऐसा और भी डक्ट होगा। मान लीजिए इधर से भी डक्ट आ रहा था, ये भी मेमोरी डक्ट था, और ये दोनों मिलके एक कॉमन बना लिया, कॉमन डक्ट। नहीं, ये दो ढेर सारा सेवरल मेमोरी डक्ट सब जो मिलेगा तो वाइडर मेमोरी एम्पुला बना देगा, और यहीं पे ये इस तरह से जो मिलता है तो ये स्वेलिंग हो जाता है, स्वेलिंग वाला पार्ट होता है, तो इसी को क्या बोला जाता है, एम्पुला। तो मेमोरी ग्लैंड का एम्पुला, तो मेमोरी एम्पुला, और वही मेमोरी एम्पुला से नहीं लैक्टिफेरस डक्ट बन जाता है। मेमोरी एम्पुला सब कनेक्ट होकर क्या बनाता है, लैक्टिफेरस डक्ट, और वहीं लैक्टिफेरस डक्ट से बेबी क्या करता है, मिल्क को सक आउट कर लेता है, बाहर निकलवा लेता है। नहीं, वहीं से क्या करेगा, मेमोरी ग्लैंड का वहां से मिल्क बाहर निकाल लेगा। क्या मतलब, जैसे इसको ऐसे देखिए, देखिए यही मेमोरी ग्लैंड है, वन पेयर स्ट्रक्चर थोरेसिक रीजन में। इसमें ये जो आपको दिख रहा है ना, ये मसल्स है, इस मसल्स का नाम है पेक्टोरलिस मेजर मसल। इस मसल्स का क्या नाम होता है, पेक्टोरलिस मेजर मसल। आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है मेमोरी ग्लैंड का वेट कौन से मसल्स पे है, तो नाम क्या बोलिएगा, नहीं, मेमोरी ग्लैंड का पूरा वेट जो मसल्स पे रहता है वो क्या है, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, इसी के ऊपर मेमोरी ग्लैंड होल्ड रहता है। नहीं, और बोन अगर पूछा जाए तो बोन में ये जो बीचों बीच बोन होता है ये क्या कहलाता है, एस्टर्नम। एस्टर्नम को ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग जो एस्टर्नम की बात करते हैं तो एस्टर्नम क्या है, ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ये वाला जो पार्ट है ये एस्टर्नम, ये एस्टर्नम, और इसी में अगर मैं मसल्स ला दूं, मसल्स ला के दिखाऊं अगर, तो उसमें क्या होता है, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स की हम लोग बात करते हैं। एंड लगाऊंगा तो गड़बड़ आ जाएगा, चलिए ना, मस्कुलर सिस्टम, खोजना पड़ेगा। ऐसे इसी में बता देते हैं, मेल में यहीं पे मेमोरी ग्लैंड होता है, यही क्या होता है, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स। ये दोनों जो है यहाँ पे क्या है, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स, इसी पे क्या होता है, ब्रेस्ट
मौजूद होता है, नहीं तो यहीं पे ब्रेस्ट क्या होगा, मौजूद होगा। और ये मसल्स कहाँ से कनेक्टेड है बच्चों, एस्टर्नम से। तो एस्टर्नम पे इसका पूरा वेट रहता है, मेमोरी ग्लैंड का पूरा वेट कहाँ पे आ जाता है, एस्टर्नम पे। इसीलिए मेमोरी ग्लैंड के ये एस्टर्नम को क्या बोला जाता है यहाँ पे, ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जाना जाता है। मेमोरी ग्लैंड को किस नाम से भी हम लोग जानते हैं, ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं। अगर मेमोरी ग्लैंड को का कट सेक्शन अगर आप देखोगे, कट सेक्शन, तो मेमोरी ग्लैंड में क्या है, येलो येलो जो ये सब पार्ट दिख रहा है, ये एडिपोज टिश्यू है। फैटी टिश्यू का यहाँ पे क्या होता है, डिपोजिशन होता है, एडिपोज टिश्यू कहलाता है। क्या कहलाएगा ये, एडिपोज टिश्यू कहलाता है। प्लस ये जो रेडनेस दिख रहा है, ये मसल्स है, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स की बात कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये तो वही एल्वोलाई सब मौजूद है, एल्वोलाई सब मौजूद है। और फिर यही सब डक्ट, और सबसे वो बाहर जो है निप्पल। बच्चों मेमोरी ग्लैंड को अगर गौर से देखेगा तो निप्पल के चारों साइड डॉट 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 इस तरह का स्ट्रक्चर मौजूद होता है, और ये थोड़ा डार्क कलर का होता है, एरियोला रीजन कहलाता है। ये रीजन क्या कहलाता है, एरियोला वाला रीजन कहलाता है। जब बेबी फीड करता है, जब बच्चा दूध पी रहा होता है, उस समय पूरा का पूरा एरियोलर रीजन बेबी के माउथ में होना जरूरी है, पूरा का पूरा एरियोलर रीजन बेबी के माउथ में होना जरूरी, तभी जाके वो प्रॉपर मिल्क फीडिंग कर पाएगा। जितना भी लोब है सबका सेपरेट ओपनिंग होता है, जितना भी लोब है सबका सेपरेट ओपनिंग होता है। और यहाँ छोटा 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 15 से 20 ओपनिंग मेमोरी ग्लैंड में मौजूद होता है। एक निप्पल की बात करें तो वहां पे क्या होता है, 15 से 20 ओपनिंग मौजूद होता है। नहीं तो टिप पार्ट निप्पल का लाया, और वहां पे इस तरह से अगर लेटरल व्यू देखा जाए, लेटरली अगर मेमोरी ग्लैंड को काट के देखा जाए तो सबसे नीचे तो रिब्स दिख जाएगा। ये क्या है, ये रिब्स। साइड व्यू अगर देखें तो ये रिब्स है। रिब्स के बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स होता है, आप लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़े होइएगा। रिब्स के बीच में क्या है, इंटरकॉस्टल मसल सब मौजूद है, ये सब इंटरकॉस्टल मसल्स है, ये सब इंटरकॉस्टल मसल्स। उसके बाद ये मेमोरी ग्लैंड दिख रहा है आपको, तो मेमोरी ग्लैंड में ये क्या होता है, फैटी टिश्यू सब मौजूद होता है, जिसको कि हम लोग क्या बोले, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। मेमोरी ग्लैंड का साइज एडिपोज टिश्यू पे निर्भर करेगा, फैट पे निर्भर करेगा। फीमेल टू फीमेल मेमोरी ग्लैंड का साइज वेरी करता है। जिस फीमेल के मेमोरी ग्लैंड में ज्यादा एडिपोज टिश्यू है, ज्यादा फैट का डिपोजिशन है, उसका साइज बड़ा होगा, और जिसमें कम डिपोजिशन है तो उसमें साइज छोटा होगा। तो साइज का बड़ा होना छोटा होना वो फैट के डिपोजिशन पे डिपेंड करता है। मेमोरी ग्लैंड में ह्यूमन फीमेल में साइज बड़ा हो या छोटा, यहां पे जो लोब सब है 15 से 20, वो छोटा साइज का मेमोरी ग्लैंड हो या बड़ा मेमोरी ग्लैंड हो, लोब उतना ही मौजूद होगा, लोब उतना ही मौजूद होगा। प्लस इसके ऊपर अगर आए बोन के ऊपर हम लोग, तो ये वाला जो पार्ट है यही पेट्रोलिस मेजर मसल्स है। फिर सबसे टिप पार्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, निप्पल, ये वाला निप्पल वाला पार्ट हो गया। और इसके चारों साइड जो डार्क वाला पार्ट है, डार्क, एरियोला रीजन कहलाता है। ये डार्क पार्ट क्या कहलाता है, एरियोला रीजन कहलाता है। तो 15 से 20 ओपनिंग होता है, और पोर साइज होता है 0.5 mm का। क्या होता है, पोर साइज 0.5 mm का। देखिए यही चीज इस फिगर में भी दिखा रहा है, यही निप्पल, ये एरियोला रीजन, ये लोब, ग्लैंडुलर टिश्यू, और येलो येलो जो इसमें दिख रहा है, ये सब क्या है, फैट का डिपोजिशन दिखा रहा है मेमोरी ग्लैंड में। और ये पेक्टोरलिस मेजर मसल्स को दिखा रहा है। अगर इसी का सेक्शन काट के देखा जाए लोब का, तो यही निकलेगा। और यही जो लोब निकला, तो यही वाला जो सेल है, ये क्या बोला, इपिथेलियम सेल है, यही मिल्क बना के क्या करेगा, इसमें डाल दिया, यही डक्ट के माध्यम से आगे निकलता जाए और बाहर की ओर आ जाएगा। नहीं तो ये चीज हो गया, क्लियर है। मेमोरी ग्लैंड आते हैं गैमेटोजेनेसिस पे। ह्यूमन फीमेल का और मेल का जितना ऑर्गन था मैंने दिखला दिया, मैंने आप लोग को बदला दिया। अब हम लोगों को बात करना है किस पे, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट के फॉर्मेशन पे बात करना है। बच्चों गैमेटोजेनेसिस जनरल टर्म है, मेल और फीमेल के लिए कॉमनली यूज होता है। बस अंतर क्या है कि मेल गैमेट की बात करेंगे तो हम लोग स्पर्म से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं,
और फीमेल गैमेट की बात करें तो ओवा से रिलेटेड बात कर रहे हो। हम लोग जो गैमेटोजेनेसिस की बात करें तो एक बड़ा अच्छा सा फिगर है ये गैमेटोजेनेसिस का, फीमेल का और मेल को कंपेयर किया गया। फीमेल में जो प्यूबर्टी स्टेज आता है तो देखा गया 6 to 16 के आसपास आता है, और मेल का प्यूबर्टी स्टेज 8 to 18 में आता है। मेल थोड़ा डिले होता है। अलग बात है कि एनसीईआरटी आपका 12 ईयर के एज में लिखा हुआ है, तो वो एवरेज बात क्या है, लेकिन रेंज होता है, जरूरी नहीं कि 12 ईयर। मतलब 6 साल के बाद कभी भी फीमेल प्यूबर्टी स्टेज में आ जाएगी। ये जो कंडीशन है प्यूबर्टी का 6 to 16 स्टेज प्यूबर्टी का कंडीशन बोला जाता है। नहीं, हर एक फीमेल का बॉडी फिजियोलॉजी अलग है, कि कोई 8 साल में आएगी, कोई 9 साल, कोई 10 साल, कोई 11, कोई 12, 13, 14, 15 अप टू 16 तक आ जाना चाहिए। नहीं, मेल में 8 से 18 साल तक प्यूबर्टी स्टेज की बात करता है। फर्टिलाइजेशन का कैपेसिटी कब इंक्रीज करता है, फर्टिलिटी कैपेसिटी की बात करें तो मेल का 16 से 20 साल में, 16 से 20 साल के एज की अगर हम लोग बात करें तो मेल में क्या होता है, फर्टिलिटी इंक्रीज कर जाता है। नहीं, फीमेल का 16 से 20 साल और मेल में 18 से 50 साल, 18 से 50 साल। फर्टिलिटी डिक्लाइन होता है फीमेल में जब फीमेल 45 ईयर से ऊपर आने लग जाती है, तो उसका फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज कर जाता है, लेकिन मेल कंटिन्यू फर्टाइल रहता है। नहीं, मेनोपाउस मेंसुरेशन का बंद होना 45 से 55 साल के एज में होता है फीमेल का, लेकिन मेल में क्या होता है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टिल डेथ तक होता रहता है। अलग बात है कि कैपेसिटी घट जाता है। फीमेल का मेनोपाउस हो जाएगा तो ये बोन जो है, बोन उसका डिक्लाइन होने लगता है, बोन का डेंसिटी मिनरल सब वहां से निकलने लगता है, एस्ट्रोजन का लॉस हो जाता है फीमेल के केस में। मेल के केस में जो बात करें, टेस्टोस्टेरोन डिक्लाइन होने लग जाता है। नहीं, तो उसका क्या होगा, मसल सब लॉस करना स्टार्ट कर देता है, वीक पड़ना स्टार्ट हो जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है। 60+ एज का मेल जो होता है उसमें देखा गया कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है। और यही रीजन है कि मेल में अगर हम लोग बात करें तो प्रोस्टेट ग्लैंड का कैंसर सबसे ज्यादा होता है। क्लियर है? तो हम लोग जो गैमेटोजेनेसिस की बात करेंगे तो गैमेटोजेनेसिस जब कभी भी होगा, कहां होगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में ही गैमेटोजेनेसिस होगा। अगर मेल की बात करें तो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्टिस। मेल का अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्टिस, जो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। जैसे ये जो आपको स्क्रोटम और स्क्रोटम को हटा दें, नहीं तो यही टेस्टिस, वन पेयर टेस्टिस मेल में मौजूद होता है, मैंने पहले ही बता रखा है। और इसी टेस्टिस मेल में क्या होना है, स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस होना है, या आप नॉर्मल अगर वर्ड बोलो तो गैमेटोजेनेसिस होना है। तो स्पर्म बनेगा, इसीलिए हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोल देते हैं। मैंने आप लोग को बता रखा है मेल का स्पर्मेटोजेनेसिस जो होगा वो टेस्टिस के अंदर होगा। अगर टेस्टिस का सेक्शन को काट के देखा जाए तो मैंने बता रखा है आपको, टेस्टिकुलर लोब्यूल इसमें मौजूद होता है, और इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है। ट्यूब लाइक जो जिगजैग स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सब क्या है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। और इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर एट प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी स्टेज में मेल जब आएगा तो उसके स्पर्म का प्रोडक्शन होगा। उसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जब मेल प्यूबर्टी स्टेज में आ जाएगा तब जाके क्या होगा, उसके स्पर्म का प्रोडक्शन होना स्टार्ट होगा। तो आफ्टर प्यूबर्टी स्पर्मेटोजेनेसिस होता है। बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस की जो बात कर रहे हैं तो उसको 4 भाग में बांट दिया गया। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो बात करें तो उसको 4 भाग में बांटा गया है। अब चलिए देखते हैं कौन सा 4 भाग। तो यही देखिए, मेल का टेस्टिस, और यही टेस्टिस के अंदर की बात कर रहा है, टेस्टिस के अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल। यहां पे जो ये बात कर रहा है ये कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट टेस्टिकुलर लोब्यूल है। ये जो कंपार्टमेंट है ये टेस्टिकुलर लोब्यूल है। मैंने आपको बता रखा है आप लोगों को 250 कंपार्टमेंट मेल में मौजूद होता है, नहीं 200
50 कंपार्टमेंट, एक मेल की अगर बात करें तो 250 कंपार्टमेंट ह्यूमन मेल में मौजूद होता है। और यही टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? सेमनीफेरस टिब्यूल। इस तरह से जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये सब क्या है? सेमनीफेरस टिब्यूल। अगर आप ये सेमनीफेरस टिब्यूल को बाहर निकालिए और ये ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर है, इसी सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है जर्मिनल सेल। इसी सेमनीफेरस टिब्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है जर्मिनल सेल और सार्टोली सेल। नहीं तो ये मैं जर्मिनल सेल की बात कर रहा हूं। जर्मिनल सेल इसी के अंदर मौजूद होगा और यही जर्मिनल सेल से क्या बनना है? स्पर्म। यही जर्मिनल सेल से क्या बनना है? स्पर्म बनेगा। इसी जर्मिनल सेल से स्पर्म बनना है। लेकिन जर्मिनल सेल से जो स्पर्म बनेगा तो बीच में 4 स्टेप आता है। स्टेप नंबर फर्स्ट जो कहलाता है, स्टेप नंबर फर्स्ट कहलाता है स्पर्मेटो साइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस होता है। और आपको बता दूं, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में ओनली माइटोसिस होता है। कौन सा डिवीजन होता है? माइटोसिस। और स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस के बाद जो यहीं पे दूसरा प्रोसेस होता है, जिसको बोल देता है मियोसिस फर्स्ट। उसका नाम मैं बाद में लिखता हूं, पहले यहां मियोसिस फर्स्ट होता है सेकेंड स्टेप में। तीसरा जो स्टेप यहां पे होता है तो उसको बोला जाता है मियोसिस सेकेंड के नाम से जाना जाता है। और जो चौथा स्टेप यहां पे होता है, फाइनल स्टेप, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। तो यही 4 स्टेप को आपको बारी बारी से देखना है। पहला स्टेप जहां पे माइटोसिस होगा, जर्मिनल सेल में बार बार माइटोसिस होगा, और उसी स्टेप को, पहला ही स्टेप को क्या बोल रहे हैं? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कहलाता है। नहीं, दूसरा मियोसिस फर्स्ट, देन होता है मियोसिस सेकेंड, और देन होता है स्पर्मियोजेनेसिस। जैसे हम लोग अगर यहां पे जर्मिनल सेल को ले लें, ये मान लीजिए स्पर्म का जर्मिनल सेल, और यही स्पर्म के जर्मिनल सेल को बोलता है स्पर्मेटोगोनिया, जो कि गोनिया मदर सेल कहलाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो होगा तो इसको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया, या जर्मिनल सेल आप जिसको बोल रहे हैं। यही स्पर्मेटोगोनिया की जो बात करें, ये डिप्लॉइड होता है। नहीं, मदर सेल जो होता है डिप्लॉइड होता है। जर्मिनल सेल जो होता है क्यूबाइडल नेचर का होता है, पहले भी बताया हूं मैं। जर्मिनल सेल मेल का हो या फीमेल का, क्यूबाइडल नेचर का होता है। और इसी में सबसे पहला स्टेप जिसमें क्या होना है? माइटोसिस। और आपको अच्छे से पता है कि जो माइटोसिस होगा तो क्रोमोसोम का नंबर कांस्टेंट होगा। एक सेल में माइटोसिस होगा तो 1 से 2 हो जाएगा, फिर माइटोसिस होगा तो 2 से 4 हो जाएगा, 4 से 8 हो जाएगा, 8 से 16, 32, 64, इस तरह से होता चला जाता है। तो सबसे पहला प्रोसेस जो होता है क्या होता है? माइटोसिस होता है। और माइटोसिस होने के बाद जो बन के आता है उसका नाम है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाता है। और इसका जेनेटिक मेकअप की बात करें तो ये डिप्लॉइड होता है, 2n। 2n कहने का मतलब है कि 46 क्रोमोसोम होगा, या 2n कहने का मतलब है 44 प्लस XY होगा। नहीं, तो ये 2n की बात कर रहा है, डिप्लॉइड। या इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, 2n कहने का मतलब है 2A प्लस XY। 44 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2A, 2 सेट ऑटोजोम का, 2 सेट ऑटोजोम का होता है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में ही होता है मियोसिस फर्स्ट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में ही क्या होता है? यहीं पे
इसमें करवाएंगे हम लोग क्या, मियोसिस फर्स्ट की बात करेंगे। मियोसिस फर्स्ट की जो हम लोग बात करते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में जो होगा, तो आप लोग को अच्छे से पता है मियोसिस फर्स्ट किसको बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। मियोसिस फर्स्ट में क्या होना है, क्रोमोसोम सेपरेट हो जाना है। किससे सेपरेट होना है, एक बाप का वन पेयर और एक सेट जो था मां का, दोनों सेपरेट हो जाएगा। और जैसे सेपरेट होगा तो जो बन के आता है उसी का नाम दिया जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। और स्पर्मेटिक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम हुआ है, तो यहां पे क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर हो जाता है कम। मतलब यहां का जेनेटिक मेकअप लिखे तो एन हो जाएगा, और एन होगा तो 23rd हो जाएगा। यहां का जेनेटिक मेकअप लिखे तो 22 प्लस या तो एक्स या नहीं तो 22 प्लस वाई वाला कहानी हो जाएगा। इसी चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, A+X या A+Y, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। नीचे जगह नहीं है तो मैं खींच लेता हूं नीचे, तो गड़बड़ा गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं, यहां आ जाते हैं। नहीं, उसके बाद यहां पे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में हो जाता है मियोसिस सेकेंड। मियोसिस सेकेंड क्या होता है, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम, डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम। तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में जो मियोसिस फर्स्ट होके जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बना, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जैसे उसमें मियोसिस सेकेंड होगा तो बन जाएगा स्पर्मेटिड्स, इसी को बोला जाता है स्पर्मेटिड्स। और जेनेटिक मेकअप की बात करें तो एन बराबर 23rd क्रोमोसोम होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई, या 22 की जगह लिख सकते हैं A+X प्लस या A+Y, ये जेनेटिक मेकअप हो जाएगा स्पर्मेटिड्स। अब स्पर्मेटिड्स के बाद यहां पे स्टार्ट होता है डिफरेंशिएशन। अब क्या होता है, डिफरेंशिएशन। और जैसे डिफरेंशिएशन होगा तब जाके बनता है स्पर्मेटोजोआ, या स्पर्म की जो बात करते हैं। एक सिंगल स्पर्म क्या कहलाता है, स्पर्मेटोजोआ के नाम से जाना जाता है। सिंगल स्पर्म की जो बात करेंगे तो ये क्या हो गया, स्पर्मेटोजोआ के नाम से जाना जाता है। तो फाइनल जो है स्पर्मियोजेनेसिस, ये जो डिफरेंशिएशन हुआ चौथा स्टेप क्या कहलाता है, यही चौथा स्टेप जो डिफरेंशिएशन हुआ, तो यहीं पे क्या हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस कहलाया। क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस। कैसे होता है स्पर्मियोजेनेसिस, तो देखिए अभी तक जो सेल था बस सेल डिवाइड कर चुका था और सेल का न्यूक्लियस हेप्लॉइड हो चुका था, बाकी सारा कुछ इसमें अवेलेबल था। एनिमल सेल है तो गारंटी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्जी बॉडी होगा, लाइसोसोम होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, क्लोरोप्लास्ट भी होगा क्या, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, राइबोसोम होगा, सेंट्रोसोम होगा, नहीं, ये सब अवेलेबल होगा। तो शुरू में ऐसा रहता है, शुरू में ऐसा रहता है। लेकिन जो इसमें डिफरेंशिएशन होता है तो होता क्या है कि डिफरेंशिएशन के समय इसका जो न्यूक्लियस है तो ये तो रह ही जाता है, न्यूक्लियस के ऊपर लाइसोसोम को रख लेता है जिसका नाम एक्रोसोम पड़ जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को बचा लेता है। ये जो इस तरह से है ये माइटोकॉन्ड्रिया को बचा लेगा। इसी के अंदर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरल कॉइलिंग में रहेगा, और फाइनली ये टेल इस तरह से, और इसी के ऊपर क्या होगा, मेम्ब्रेन होगा। इसके ऊपर क्या होता है, मेम्ब्रेन मौजूद होता है। नहीं, इस तरह से स्ट्रक्चर है, ये हो गया। इसका जो न्यूक्लियस है तो ये तो हैप्लॉइड हो चुका है। इसका जो ऊपर में लाइसोसोम है जिसका क्या नाम दिया जाता है, एक्रोसोम,
कहेगा सर बाकी चीज कहाँ गया, तो बाकी चीज इसके टेल के पास जमा हो जाता है। जब स्पर्म बनता है तो बाकी चीज इसके टेल के पास, जो भी फालतू का चीज है, एक्स्ट्रा चीज, जैसे गोल्जी बॉडी हो गया, एक्स्ट्रा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एक्स्ट्रा लाइसोसोम होगा, जमा हो गया और फाइनली ये कट जाता है। और कटने के बाद ये जो बन के आता है इसी को क्या बोलता है, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। बच्चों आपको बता दूं, पर डे ह्यूमन मेल की अगर हम लोग बात करें तो एक दिन में अबाउट ये जो स्पर्मेटोजोआ बनता है 300 मिलियन स्पर्म पर डे मेल में बनता है। सोचिए, अगर थ्योरेटिकल बात करें तो मेल का अगर स्पर्म को निकाला जाए तो 300 मिलियन ओवा को फर्टिलाइज किया जा सकता है पर डे। अगर थ्योरेटिकल बात करें तो एक आदमी 300 मिलियन बेबी का बाप बन सकता है पर डे। पूरा सेना खड़ा कर दे। नहीं, मेल के पास कैपेसिटी है पर डे 300 मिलियन स्पर्म प्रोडक्शन का। अगर मेल का हर एक स्पर्म को निकाल लिया जाए, सेपरेट कर लिया जाए, और एक मैच्योर ह्यूमन फीमेल के नहीं एग से फर्टिलाइज करवा दिया जाए या ओवा से फर्टिलाइज करवा दिया जाए, तो एक मेल पर डे 300 मिलियन बेबी का बाप बनने का कैपेसिटी रखता है। अगर थ्योरेटिकल बात करें तो प्रैक्टिकल संभव नहीं, प्रैक्टिकली संभव नहीं। ये वही बात हो गया, जब चांद पे जा सकते हैं तो सूरज पे क्या नहीं जा सकते, जा सकते हैं। थ्योरेटिकल बात करें तो सूरज पे जाया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली अभी तक संभव नहीं। नहीं तो वही चीज हो गया। आप तो पर डे ह्यूमन मेल की जो बात करें 300 मिलियन स्पर्म बनता है। दूसरा, मेल का जो हार्मोन है, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, वो जो बना होता है किसका डेरिवेटिव होता है, कोलेस्ट्रॉल। वो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव होता है। क्लियर है यहां तक? बाकी बात अगले क्लास में करते हैं।